बता दें कि भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग कल हो सकती है। कल दोपहर करीब 4 बजे सीएमओ में कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसके बाद 4:30 बजे मंत्री परिषद की मीटिंग हो सकती है। मंत्रियों को भिजवाया जा रहा है मीटिंग का एजेंडा। भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग कल होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है, जिसके बाद कल दोपहर 4 बजे सीएमओ की कैबिनेट मीटिंग होगी और सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को मीटिंग का एजेंडा भिजवा दिया गया है। बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग कल हो सकती है। कल दोपहर करीब 4 बजे ये मीटिंग होगी। वहीं जयपुर राजस्थान कारागार विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। महानिदेशक कारागार अशोक राठौड़ का महत्वपूर्ण संदेश यहां पर सामने है। राजस्थान कारागार विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतिम रूप में है। बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस चरित्र सत्यापन में सफल रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पूरे करने के निर्देश 12 अगस्त 2026 को दिए गए हैं। बता दें कि निर्धारित स्थानों पर कार्य ग्रहण के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं और वहीं महानिदेशक अशोक राठौड़ ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के कार्य ग्रहण की अपील की है। राजधानी जयपुर से खबर है, राजस्थान पुलिस में अब होगी यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती। बता दें कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की पहल पर यंग प्रोफेशनल की भर्ती होगी। विशेषज्ञ युवाओं से डेटा आधारित तकनीक सक्षम और आधुनिक पुलिसिंग को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। बता दें कि यंग प्रोफेशनल्स भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और अब अभ्यर्थी 12 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को करीब 40,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यंग प्रोफेशनल भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि यहां पे बढ़ा दी गई है। बता दें कि अब अभ्यर्थी 12 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अब खबर कोटा से है, जहां राष्ट्रीय करनी सेना ने बीती 3 अगस्त को जयपुर में हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कोटा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। करनी सेना के कोटा संभाग अध्यक्ष महिपाल सिंह हाड़ा उर्फ मोनू बना ने आरोप लगाया कि बिना किसी उकसावे के छात्रों और राजपूत समाज के लोगों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई युवक घायल हो गए हैं और युवक देवराज पलाड़ा की मौत हो गई है। बता दें कि संगठन ने इस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बीती 3 अगस्त को राष्ट्रीय करनी सेना ने जयपुर में यूजीसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था। ये आप सभी को पता होगा, पूरे राजस्थान हिंदुस्तान को पता है, जो एक यूजीसी रोल बैक करके हम आंदोलन चल रहा था। यूजीसी का जो कानून लेके आए थे उसके लिए पहले भी ज्ञापन दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जरूर रोक लगा दी थी। बाकी फिर भी उस कानून को लेकर कहीं ना कहीं सोन समाज में रोष था। उसको लेकर महिपाल सिंह मकराना जी ने 11 तारीख से करनी माता जी के दर्शन कर वहां से यूजीसी को लेकर पैदल यात्रा निकाली थी। तो जयपुर में जैसे पहुंचे 3 तारीख को जयपुर में। वहीं जोधपुर से बड़ी खबर है, बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन हुआ है। जेएनयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना दिया गया है। लंबे समय से चुनाव नहीं होने पर छात्रों में रोष देखा जा रहा था। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द चुनाव कराने की मांग यहां पे की गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि लंबे समय से चुनाव नहीं होने पर छात्रों में रोष देखा जा रहा था और अब विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द चुनाव कराने की मांग यहां पे की गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम का यहां पे ज्ञापन सौंपा गया है।
वहीं सिरोही नगर परिषद के सफाई कर्मियों की पिछले 22 दिनों से जारी हड़ताल पूर्व विधायक संयम लोधा के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गई। दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोधा सीधे धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद नगर परिषद आयुक्त जोधाराम के साथ धरना स्थल पर ही वार्ता हुई। वार्ता के दौरान लोधा ने सफाई कर्मियों के लंबित वेतन और मजदूरी वृद्धि के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। उन्होंने आयुक्त को दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर भुगतान में और देरी हुई तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। और जुलाई का भी पेमेंट बाकी है और ठेकेदार बदल गया है और जो पेमेंट नहीं दे रहे हैं और 22 दिन से ही धरने पर बैठे हुए हैं। अब कमिश्नर साहब से बातचीत हुई वगैरह, ठेकेदार से भी इन्होंने बात की, फिर इन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि चूँकि ठेकेदार का इनके यहाँ पर पेमेंट बाकी है तो सोमवार को इन मजदूरों को वो स्वयं यहाँ भुगतान कर देंगे। और वहीं कोटपुतली में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महेंद्र सैनी का जन्मदिन सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर गौशाला में गायों को चारा खिलाया गया और जरूरतमंद लोगों को फल वितरित किए गए। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के तहत गुलजारी लाल की बगीचे में आयोजित विशाल भंडारे एवं सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर महेंद्र सैनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में लालाराम, पार्षद राजेंद्र, रामजीलाल, ओम प्रकाश, सुरेंद्र सैनी, प्रदीप सैनी, हंसराज, विजय शास्त्री, सुगन चंद सैनी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर के गणमान्य नागरिकों ने माल्यार्पण कर एवं गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया। वहीं भरतपुर जिले के बयाना रूपवास विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने बयान दिया है कि नगर पालिका में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बता दें कि बैठक में क्षेत्र की जन समस्या और विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई है। विधायक ने शहर में जल भराव, जल निकासी, पेयजल, सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, सीवेज सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। बता दें कि विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बैठक में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजनाओं के 5वें चरण के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। रीको में एक के थ्रू जो पानी जाना है जैसी तोला होके उस पर हम काफी मेहनत बहुत दिनों से कर रहे हैं कि वो व्यवस्था हो जाए। रेलवे का भी कुछ हिस्सा उसमें आता है, उसकी डीपीआर भी तैयार की गई है प्रशासन के द्वारा और हम उसके लिए रेलवे से भी सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें उसका भी समाधान हो कि पूरी सिटी का पानी रीको के नाले के माध्यम से, साथ ही वहीं बीकानेर एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि भर्ती परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थी पकड़ में आ चुका है। एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद हो चुका है। बता दें कि विचाराधीन बंदी संदेश पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा देने पहुंचा था और पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल श्री गंगानगर रोड स्थित पीटी ग्राउंड में थी। ये शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल परीक्षा शुरू होने से पहले दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मामला सामने आया है। दस्तावेजों और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने पर पकड़ में आ चुका है आरोपी। समय रहते कार्रवाई होने से बंदी को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया है। बता दें कि विशेष न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय कारागृह में से पुलिस अभिरक्षा में लाया गया है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में विचाराधीन है आरोपी और संदेश पूरे प्रकरण में है। भर्ती प्रक्रिया, दस्तावेजों और सत्यापन को लेकर जांच की मांग हो रही है यहाँ पे और संबंधित एजेंसियां मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि बीकानेर एसआई भर्ती परीक्षा का यह मामला सामने आया है, जहां पे दस्तावेज सत्यापन के दौरान गड़बड़ी सामने आई है।
फिजिकल परीक्षा में शामिल होने से पहले रोका गया। एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है विचाराधीन बंदी संदेश पुलिस अभिरक्षा परीक्षा देने पहुंचा था। बता दें कि बीकानेर एसआई भर्ती परीक्षा के बाद मामला सामने है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान गड़बड़ी सामने आई है। फिजिकल परीक्षा में शामिल होने से पहले यहां पे अभ्यर्थी को रोक दिया गया है। वेरिफिकेशन को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। भर्ती परीक्षा से पहले अभ्यर्थी यहां पे पकड़ा गया है। फिजिकल परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है और एनडीपीएस एक्ट के मामले में विचाराधीन है। वहीं धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के गड़ी लज्जा गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते 3 दिनों के भीतर 3 अलग अलग हादसे हो गए। बारिश से 3 मकानों की दीवारें और एक मकान की छत ढह गई। राहत की बात यह रही कि इन घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि तीनों परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। सरपंच ने बताया कि 3 दिनों में एक ही गांव में हुए 3 हादसों से प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। उन्होंने प्रशासन से मौके का सर्वे कर प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। अब खबर है करौली जिले के टोडा भीम से, जहां पारला गांव में जर्जर सड़क और जल भराव से परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मुख्य चौराहे से पावर हाउस तक जाने वाले हैं और लगभग 1 किलोमीटर लंबे मार्ग पर जल भराव के बीच खड़े हो गए और संबंधित विभागों के साथ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि ये मुख्य सड़क मार्ग लंबे समय से खराब हालत में है। बारिश के दिनों में तो पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं टोंक में आशा सहयोगियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम विनोद कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेताओं ने भी शामिल होकर आशा सहयोगियों का समर्थन किया है। ज्ञापन में राजसमंद के काकरौली क्षेत्र की आशा सहयोगिनी अलका की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता पैकेज और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। साथ ही सभी आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने और उनके कार्य के अनुरूप सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है। आज आशा सहयोगिनी बहनों का टोंक जिला मुख्यालय पर गांधी पार्क में धरना चल रहा था सुबह से। ये पूर्व में भी इन्होंने काफ़ी बार ज्ञापन दिए हैं सरकार को। एक तो इनकी जो प्रमुख मांग है वो मांग ये है कि इनका काफ़ी समय से ये आज भी 4,950 रुपये महीने के मासिक वेतन पे ये आज भी 24 घंटे की नौकरी कर रही है, चाहे गाँव। और अब झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां पे जेसीओ राकेश दूत को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी है। 5 वर्षीय बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी है और वो भावुक हो गया। बता दें कि कोलसिया गांव 23 जुलाई को छुट्टी पर आए थे राकेश दूत और 14 अगस्त को ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन बगड़ तिराहे पर एक भीषण सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा और क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। आज जो ये यहाँ पे दुखद घटना हो गई, बहुत ही मतलब दुखददायक है। यहाँ पे जो आज हो गया तो ये मतलब एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए मतलब एक जो है वीर योद्धा हमारे से चला गया, तो इसी के इसमें तो बहुत दुख तो बहुत है। परिवार को इनका संकट आ गया, ठीक है। ये तो देश के लिए एक मतलब बहुत बड़ा दुख है। 12 कोर 45 ब्रिगेड इन्फेंट्री ब्रिगेड पूर्व सैनिक कल्याण समिति नवलगढ़ उपाध्यक्ष के रूप में
इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम में हम लोग कम से कम 20 लोग आए हैं और जैसे ही इस क्षति का पता लगा तो बहुत ही आघात लगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को इतना आघात लग रहा है तो परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को इसके लिए शक्ति दे, ऐसी दुर्घटना। तो वहीं झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों के आसपास रहने वाले परिवारों को आवासीय पट्टे नहीं मिलने पर लोगों ने सामूहिक हस्ताक्षरित ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा, जहां ज्ञापन में वर्ष 2015 से लागू 200 मीटर की प्रतिबंधित परिधि के नियम में संशोधन कर लंबे समय से रह रहे परिवारों को पट्टे जारी करने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि कई परिवार 3 पीढ़ियों से इन मकानों में रह रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध के कारण आज तक स्वामित्व के पट्टे नहीं मिल पाए। इससे सरकारी योजनाओं और अन्य कानूनी कार्यों में भी परेशानी हो रही है। तो वहीं स्थानीय नागरिकों ने सरकार से नियम में शिथिलता देकर पात्र परिवारों को जल्द पट्टे जारी करने की मांग की है। कस्बा है, ये छोटा पहले नुमा कस्बा है। इसमें पुरातत्व विभाग की कुछ बिल्डिंगें हैं जिनके अनुसार पुरातत्व विभाग ने 2015 में एक नियम निकाला कि 200 मीटर एरिया के अंदर किसी को पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सब खेतली के बीच में हैं और इस कारण से सभी के पट्टे रुके हुए हैं, जबकि ये अभी सरकार का वो चल रहा है और उसके तहत इनको कोई पट्टा नहीं दिया जा रहा। अतः 2015 का 200 मीटर का ये प्रावधान है, ये ख़त्म करके और जितने भी प्रार्थी हैं उनको पट्टों से लाभान्वित किया जाए। अब खबर मंडावा से है, जहां RUIDP फेज 5 के तहत करीब 2 करोड़ 99 लाख रुपए के प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें कि संवाद कार्यक्रम में शहर की सीवरेज, जल भराव और सड़क सुधार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे हैं और इस मौके पर विधायक रीटा चौधरी ने मांग पत्र सौंपकर कई वार्डों में सीवरेज विस्तार, ओवरफ्लो की स्थायी रोकथाम, सड़क लेवल सुधार और जल भराव की समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी ने भी अलग से सुझाव पत्र देकर अधूरे सीवरेज नेटवर्क को पूरा करने और परियोजनाओं का लाभ सभी वार्डों तक पहुंचने पर जोर दिया है। RUIDP अधिकारियों ने सभी सुझावों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन देते हुए गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने की बात कही है। RUIDP द्वारा पंचम चरण का शुरुआत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत झुंझुनू को 129 करोड़ रुपए आवंटन हुए हैं। उसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी का संवाद आज मंडावा उपखंड कार्यालय पर रखा गया, जिसपे जनप्रतिनिधिगण, पूर्व पार्षदगण और प्रबुद्धजन और प्रेस मीडिया साथियों को भी बुलाया गया, जिसमें उनसे सुझाव लिए गए हैं कि जो फेज 4 में मंडावा में जो कार्य हुए उसके अलावा जितना कवरेज एरिया रह गया था। और अब बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था में ब्रेस्ट फीडिंग कक्ष का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि विश्व स्तनपान सप्ताह में माताओं को मिली है नई सुविधा। NIA अस्पताल की बाल रोग OPD 4 में शुरू हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग कक्ष। बता दें कि कुलपति संजीव शर्मा ने ब्रेस्ट फीडिंग कक्ष का उद्घाटन किया है। बता दें कि माताओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण देने की पहल यहां पे की गई है। बाल रोग विभाग ने सप्ताह भर चलाए जागरूकता और परीक्षण कार्यक्रम। विशेषज्ञों ने स्तनपान के महत्व और आयुर्वेद की भूमिका पर व्याख्यान भी दिया है और स्वास्थ्य कर्मियों, विद्यार्थियों और परिजनों को दिया गया है स्तनपान का परीक्षण। इसके साथ साथ IPD में जागरूकता नाटिका के जरिए स्तनपान का संदेश दिया गया है। और राकेश कुमार नगर यहां पे बोले हैं कि माताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। तो वहीं श्रीगंगानगर दौरे पर पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के तहत पदमपुर पहुंचे हैं डिप्टी CM BJP प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह। TT ने स्वागत किया है।
पदमपुर में ब्लॉक आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत यहां पे किया गया है। हमारे डिपार्टमेंट को उसकी पूरी बिल्डिंग हॉस्पिटल की बिल्डिंग बढ़ा के दी है। निश्चित रूप से इस तरह की सेवा भावना और जनसहयोग ये दर्शाता है कि सभी को मिलकर अगर प्रयास किया जाए तो सरकार के काम बढ़ सकते हैं। और इन्होंने ये करके बताया उनकी याद में। और एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ चलेगा जिसमें तीनों होम्योपैथिक, आयुष और यूनानी इनका एक छत के नीचे इसमें सभी हमारे लोगों का उपचार होगा। और आजकल लोग आयुर्वेद की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। आयुर्वेद हमारे लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है, खान पान, रहन सहन। और इसकी जितने भी हमारी औषधियाँ हैं उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। मैं अशोक शर्मा जी का पूरे विधानसभा की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी प्रवीण लता जी शर्मा की याद में 1,25,00,000 रुपए लगा। आज जो है दानवीर जी हमारे अशोक जी शर्मा, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के जो याद में ये पूरी बिल्डिंग 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगा के बहुत शानदार बिल्डिंग बना के दी है। तो आज विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें आप जाके देखो सारी दवाइयां फ्री हैं। और वहीं सिरोही जिले के अनादरा गांव में स्थित करीब 250 साल पुराना ऐतिहासिक डाक बंगला आज सरकारी अपेक्षा के चलते खंडर बनने की कगार पर पहुंच गया है। बता दें कि अरावली की तलहटी में स्थित ये भवन अंग्रेजी शासनकाल में आबू रोड से माउंट आबू जाने वाले पुराने पहाड़ी मार्ग पर यात्रियों और अंग्रेज अधिकारियों के विश्राम के लिए बनाया गया था। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार अंग्रेज अधिकारी गर्मियों में यहीं रात्रि विश्राम करने के बाद माउंट आबू के लिए रवाना होते थे। राजा, महाराजा और शाही परिवार के सदस्य भी इसी मार्ग से डोलियों में सफर करते हुए इस डाक बंगले पर ठहरते थे। स्थानीय मिट्टी और चूने से निर्मित ये भवन पारंपरिक वास्तुकला और उस दौर की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण माना जाता है। इस जगह पर हम खड़े हैं ना, ये तो काफ़ी प्राचीन स्थल है और यहाँ उसमें सरकार ने इसने जो बनाया बंगला था उसको व्यवस्था नहीं करने की वजह से आज एकदम बुजुर्ग हो गया है। और ये यहाँ पर पशु बैठते हैं जहाँ पर उसमें बड़े बड़े अधिकारी और राजा महाराजा आते उठते और अंग्रेज़ों के टाइम से ये बना हुआ था। जहाँ पर आज जंगल आप देख रहे हैं। पहले इसके मरम्मत पे प्रस्ताव भेजे थे लेकिन स्वीकृति नहीं मिली थी। अभी ये पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। रिनोवेशन जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, ये तो काफ़ी प्राचीन स्थल है और यहाँ उसमें सरकार